हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी 12th लेवल में अपने अकाउंट्स में पढ़ चुके होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप फेमिलियर होंगे ऑलरेडी, और कुछ यहाँ पे नई चीजें भी आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूँ। तो हम इन नोट्स की हेल्प से हमारा आज का चैप्टर कवर करेंगे। ये नोट्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी क्या होती है। तो कंपनी का मीनिंग क्या होता है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कंपनी इज टर्म्ड एज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 or an existing company formed or registered under any of the previous company laws। यानी कंपनी बेसिकली कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट हुई है। आज के टाइम पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो कंपनी लॉ होता है जो इंडिया में एप्लीकेबल है उसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनी फॉर्म या इनकॉर्पोरेट होती है उसको हम कंपनी बोलते हैं। या फिर ऐसी भी पुरानी कंपनीज हो सकती है, बहुत पुरानी कंपनीज जो पुराने किसी इंडिया में कंपनी लॉ में ऑलरेडी बनी थी। तो जैसे कि आप लोगों को वैसे पता नहीं होगा, बट कंपनीज एक्ट 2013 से पहले 2013 के कंपनीज एक्ट के आने से पहले जो एक्ट चलता था वो होता था कंपनीज एक्ट 1956। तो यानी कि अगर इस कंपनीज एक्ट 1956 में कोई पुरानी कंपनी रजिस्टर हुई होगी तो वो भी हम कंपनी में मानेंगे। तो ऐसी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म और इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर कोई भी पुराने कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंपनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के होते हैं ओनर्स। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो बात, है ना, बेसिक बात है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 12th में। तो कंपनी के ओनर्स को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। अच्छा, इस शेयर होल्डर्स में भी वैसे तो क्लासिफिकेशन होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट चैप्टर में वो आएगा आपके। इक्विटी शेयर्स आपके बेसिकली जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स वो रियल ओनर्स होते हैं, है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो ये पॉइंट कह रहा है जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑथराइज होते हैं बाय लॉ, लॉ के अंडर ऑथराइज होते हैं टू इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टू इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं तो ये भी आप जानते हो। मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का वो शेयर होल्डर्स नहीं करते, वो शेयर होल्डर्स इनडायरेक्टली करते हैं थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सारी मैनेजरियल पावर्स होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कंपनी के केस में ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है। ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होता है। ओनरशिप, मैनेजमेंट, जो ओनरशिप होती है कंपनी की वो होती है शेयर होल्डर्स के पास, और जो मैनेजमेंट पावर होती है, जो मैनेजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं बेसिकली शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं उनके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए, कंपनी के सारे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, मैनेजर पावर एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो बस ये पॉइंट कह रहा है आपका सेकेंड पॉइंट। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, हु आर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड थ्रू इट टू एक्ट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अभी हम नीचे फीचर्स भी पढ़ेंगे, बट कंपनी की क्या होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है।
जनरली द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर्स, शेयर्स होते कंपनी के जनरली ट्रांसफरेबल होते हैं, और मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे आगे जाके। शेयर होल्डिंग डिनोट्स ओनरशिप ऑफ द कंपनी, तो ये मैंने आपको बता दिया, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। इन अदर वर्ड्स, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी हु आर एंटाइटल्ड टू टेक वेरियस डिसीजंस by passing resolution in accordance with the provisions of Companies Act 2013। रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोटिंग, है ना, वोटिंग के माध्यम से बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, कोई भी एजेंडा रख लिया जाता है सामने शेयर होल्डर्स के सामने, जिसके ऊपर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वोटिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन पास करना। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स अपनी पावर, अपनी ओनरशिप पावर कैसे एक्सरसाइज करते हैं, बाय वोटिंग, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, एंड टेकिंग वेरियस डिसीजंस बाय पासिंग रेजोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कीवर्ड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में सारे हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए लाइन, टेक वेरियस डिसीजन बाय पासिंग रेजोल्यूशन। और ये सारा जो प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है, रेजोल्यूशन पास करना, वोटिंग करना, जो भी सारी चीजें होती है, सारी होती है एज पर द प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉ है, कंपनी का अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉ है। जब टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ोगे, ओवर द अपने पूरे सीए की जर्नी में पढ़ोगे, पूरा कंपनी लॉ आप एक बार में कभी भी नहीं पढ़ोगे। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्टरी जो बेसिक बातें आप सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ोगे, फिर कुछ और बातें आप सीए इंटर लेवल पे पढ़ोगे, और फाइनली और भी आगे की बातें आप लोग अपने फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। तो कंपनी लॉ एक ऐसा लॉ है जो आपके तीनों लेवल पे साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो तीनों लेवल जो आप पढ़ रहे हो, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, आप पूरा कंपनी लॉ इसमें पढ़ोगे। तो ओवर द जैसे जैसे आप पढ़ोगे, ओवर द कोर्स ऑफ योर स्टडीज आपको समझ आएगा कैसे कैसे सारी प्रोसेस चलती हैं, एंड आई बिलीव आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, थ्योरेटिकल है, ये चैप्टर ही पूरा थ्योरेटिकल है, बट फिर भी मैं इसको आराम आराम से कराने वाला हूं आप लोगों को। वो है सेलियंट फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो मोर और लेस जिस तरह के फीचर्स आप 12th में पढ़ते थे कंपनी के, वही फीचर्स हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहला फीचर बोला हुआ है, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है कंपनीज, तो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है वो कैसे आती है? थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो कंपनी लॉ के थ्रू उनकी एग्जिस्टेंस आती है, उनका जन्म जो होता है कंपनी का, वो कंपनी लॉ के अंदर होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये तो पॉइंट आप बहुत अच्छे से आई बिलीव समझते होगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो अलग हैं, कंपनी अलग है, दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। इसका मतलब क्या है कि मेंबर्स बदलते रहेंगे, शेयर होल्डर्स बदलते रहेंगे। आज मैं शेयर होल्डर हूं, कल कोई आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे, उसके बाद आपकी जगह कोई और नया शेयर होल्डर आ जाएगा। तो शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, कुछ भी होता रहेगा, उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डर्स आते जाते रहे, कोई मतलब नहीं कंपनी को। कंपनी अपने आप में एक अपनी आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी मेंटेन करके चलती है। एक और बात, क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, सू एंड बी सूड इन द इनकॉर्पोरेटेड नेम एंड कैपेसिटी। यानी कंपनी अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नाम से किसी के ऊपर केस ठोक सकती है, या कंपनी के ऊपर, कंपनी के नाम से कोई और उसके ऊपर केस ठोक सकता है। तो कंपनी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये हो जाता है। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो सिमिलर पॉइंट है जो अभी मैंने बोला, जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, जो मालिक है, ओनर्स है, बाय द वे हम मालिक को मेंबर्स भी बोलते हैं, तो आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज ध्यान में है कि नहीं, बट जो मेंबर्स वर्ड यूज होता है कंपनी के केस में, दैट मीन शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो मैं चाहे शेयर होल्डर्स बोलूं हियर ऑनवर्ड्स, चाहे मैं मेंबर्स बोलूं, आप समझ जाना कि मैं शेयर होल्डर्स की बात करूं। तो शेयर होल्डर्स, हमने क्या बोला? कंपनी की अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। तो शेयर होल्डर्स आते जाते रहे, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शेयर होल्डर चाहे मर जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, शेयर होल्डिंग बदल जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी की एग्जिस्टेंस नहीं बदलेगी भाई, वो चलती रहेगी। इसलिए हम बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी चलती रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी या चेंज इन मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉमन सील।
तो पहली बात, अब देखो हम जैसे इंसान होते हैं, हम नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बींग्स नेचुरल पर्सन होते हैं। तो आप लोगों के भी अपने सिग्नेचर है, मेरे भी अपने सिग्नेचर है। तो हमको अपनी कैपेसिटी में कोई भी चीज साइन करनी होती है तो हम अपने सिग्नेचर कर लेते हैं, तो ये हमारी पहचान हो जाती है, क्योंकि हम नेचुरल पर्सन है। लेकिन कंपनी की लीगल आइडेंटिटी जरूर है, लेकिन कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन। मैं लिख लेता हूं, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो कंपनी ह्यूमन बींग्स की तरह साइन नहीं कर सकती, कोई चीज को साइन नहीं कर सकती कंपनी जान में आके कि आके कोई चीज साइन कर दे, नहीं। तो कंपनी को जब भी अपना कहीं पे साइन करना होता है, अपनी हस्ताक्षर कहीं भी लगाने होते हैं, तो एक सील लगाई जाती है जिसको हम स्टैम्प भी बोलते हैं, है ना। रबर स्टैम्प होता है, हर कंपनी का एक अपना रबर स्टैम्प होता है, तो उसको हम सील बोलते हैं। तो अपनी पहचान लगाने के लिए कंपनी अपनी सील यूज कर सकती है, ठीक है। तो ये लिखा है, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, देयरफॉर इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स इन द मैनर एज अ नेचुरल पर्सन कैन। हम और आप अपने किसी भी कागज में, डॉक्यूमेंट्स में साइन कर सकते हैं, बट कंपनी हमारी तरह साइन नहीं कर सकती। तो फिर क्या होता है, इन ऑर्डर टू एनेबल द कंपनी टू साइन इट्स डॉक्यूमेंट, कंपनी क्योंकि भाई अपने नाम से, हमने बोला अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, अपने नाम से सू हो सकती है, किसी और को सू कर सकती है, कुछ भी कर सकती है कंपनी अपने नाम से। तो डॉक्यूमेंट्स में साइन करने की कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है, एक लीगल टूल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील, ठीक है। तो ये मतलब होता है कॉमन सील का। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर की, ये हमने क्या बोला, ये एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है। हालांकि थ्योरेटिकली कंपनी एक अनलिमिटेड वाली भी होती है, लेकिन वो थ्योरेटिकली होती है, प्रैक्टिकली नहीं होती। तो कंपनी की जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा, पार्टनरशिप में हमने हमेशा पढ़ा, 12th में पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटर्स के केस में प्रोप्राइटर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन कंपनी के केस में जो लाइबिलिटी होती है ओनर्स की या शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है, टू द अमाउंट, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, टू द अमाउंट he has agreed to pay to the company on the shares allotted to him, ठीक है। अगर शेयर्स फुल्ली पेड हो चुके हैं, शेयर होल्डर सारा पैसा पे कर चुका है, तो फिर उसकी कोई भी फर्दर लाइबिलिटी नहीं है। फिर ऐसा नहीं है कि भाई आप शेयर होल्डर के घर बेच दो, उसके एसेट्स बेच दो, पर्सनल एसेट्स बेचो, गाड़ी बेच दो, नहीं। जितना उनके पास शेयर है, उसमें जितना उनको पे करना है, उस शेयर का जितना पैसा बनता है उतना ही उनकी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा आप शेयर होल्डर से नहीं मांग सकते। तो अगर कोई शेयर होल्डर है, मेरे पास 100 रुपए के शेयर हैं, सॉरी 100 शेयर हैं, 10 रुपए के पर शेयर की वैल्यू है, तो मेरे पास 1000 रुपए के शेयर हैं। तो अगर मैं कंपनी को पूरे 1000 रुपए दे चुका हूं अपने शेयर्स के, फिर कंपनी बाद में आके मुझसे और पैसा नहीं मांग सकती। तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो जो कंपनी का कैपिटल होता है वो शेयर्स में डिवाइडेड होता है, ये आप लोगों को पता है। अच्छा, ये शेयर्स ट्रांसफरेबल जनरली हम कहते हैं होते हैं, दीज आर ट्रांसफरेबल। तो शेयर्स होते हैं ट्रांसफरेबल, यानी मैं अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं जिसको ट्रांसफर कर रहा हूं वो आगे जाके किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है अपने शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, तो कंपनी लॉ के अंडर कंपनी को प्रॉपर्ली अपने बुक्स मेंटेन करने होते हैं। इसके बारे में हम आगे अभी इसी चैप्टर में और डिस्कशन करेंगे। तो बट कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी को प्रॉपर्ली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो कंपनी लॉ के अंडर उनके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज वगैरह लग सकती है। तो कंपनी लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बाय लॉ टू कीप अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ अकाउंट बुक्स। एनी फेलियर इन दिस रिगार्ड अट्रैक्ट्स पेनल्टीज। अगला पॉइंट है पीरियोडिक ऑडिट। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराना होता है। इसका हमें ऑडिट कराना होता है। इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं, हम इसको बोल देते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो आगे जाके आप ये टर्म यूज कर सुनोगे कभी, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो इसका मतलब होता है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसका ऑडिट कराना। अच्छा, ऑडिट कौन कर सकता है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है भाई, ऑडिट जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कर सकता है। तो कल को अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो और अपना एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेते हो,
तो आप बोले कहलाए जाओगे प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट आप किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है वो होता है थ्रू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कि भाई कौन हमारा ऑडिट करेगा। रिकमेंडेशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगेन मैंने आपको बोला, जब आप हायर लेवल पे जाओगे, सीए लेवल पे आगे पढ़ाई करोगे, तो आप सारी चीजें पढ़ोगे कि भाई कैसे ऑडिटर अपॉइंट होता है, क्या लीगल प्रोविजंस है, क्या चीजें होती है, फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है, सब्सिक्वेंटली जो ऑडिटर होता है वो कैसे अपॉइंट होता है, क्या होता है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है, बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे। लेकिन वो आगे जाके पढ़ोगे, यहाँ आपको नहीं पढ़ना। अभी आपको सिर्फ पता होना चाहिए कंपनी बाय कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी को ऑडिट कराना होता है। ऑडिट कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इतनी पॉइंट्स आपको अभी बस ध्यान में रखने। चलिए अगला एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा सकते हो लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर कंपनी लॉ से थ्योरी पूछेगा तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 95% प्रोबेबिलिटी है कि इस टॉपिक में से आपसे कुछ ना कुछ थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, और आ भी चुका है एग्जाम में, आ भी चुका है और आ भी सकता है। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज अगर मैं बोलूंगा, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ कंपनीज है। इसमें हम क्या क्या टाइप्स ऑफ कंपनीज है सबके बारे में पढ़ेंगे। इससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपके अकाउंट्स के पेपर में जो होते हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं यहां से। तो इसको आपको प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में, तो गवर्नमेंट कंपनी लिखा हुआ है, जो मतलब लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी का, वो लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लॉ कैसे पढ़ा जाता है, उसके सेक्शंस क्या होते हैं, सब सेक्शंस कैसे होते हैं, क्या लिखा जाता है, ये चीजें आप डिटेल में लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको नॉर्मली ऐसे बोलता रहूंगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 मैं बोल रहा हूँ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का सॉरी गवर्नमेंट कंपनी का क्या मीनिंग होता है? तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी, नाम में क्या आ रहा है भाई? गवर्नमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट कंपनी, नाम में गवर्नमेंट आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि ऐसी कंपनी जिसके ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? सरकार के पास। तो ऐसी कंपनी जिसकी ओनरशिप होती है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। मोटा मोटा अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में क्या लिखा हुआ है? वो कहता है कि ऐसी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट, है ना, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी कंपनीज जिसमें एटलीस्ट 51% जो पे ऑफ है पेड अप शेयर कैपिटल वो सरकार के पास होना चाहिए। सर ये 51% क्यों बोलते हैं? 51% बोलने का क्या मतलब है, क्यों बोल रहे हैं 51%? तो आप लॉजिकली सोचना, है ना। पहली बात, जब मैं शेयर कैपिटल बोल रहा हूं तो मैं इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं, मैं इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, मैंने पहले भी बोला, वोटिंग राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, है ना। तो वोटिंग में मेजोरिटी लगती है ना, वोटिंग में जनरली मेजोरिटी लगती है कि भाई जो मेजोरिटी वोट कर ले वो डिसीजन लिया लिया जाता है, वो रेजोल्यूशन पास कर लिया जाता है। तो जब 51% मैं बोलता हूं, जब मैं 51% बोल रहा हूं कि जो ओनरशिप है वो सरकार के पास है, तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि गवर्नमेंट के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो गई, क्योंकि रिमेनिंग 49% जो भी वोट डालने हैं, अगर गवर्नमेंट ने अपना कोई वोट डाल दिया तो बीइंग द ओनर ऑफ 51% ऑफ शेयर कैपिटल उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ गई। वो जो भी सरकार जो भी वोट कर देगी, क्योंकि उनके पास 51% मोर देन मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, तो जो भी वो वोट डाल देंगे वही फैसला हो जाएगा। इसलिए हम गवर्नमेंट कंपनी में जो लॉ में लिखा हुआ है 51% मिनिमम बोल दिया, ठीक है। तो क्या है, आपको याद क्या रखना है कि ऐसी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल किसके पास है? सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, क्यूमुलेटिवली हो गई, मिलके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ओन कर रही है, वो कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट के पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 51% की। आगे कहता है इट इंक्लूड्स
इट इंक्लूड्स, हाईलाइट करता हूं इसको भी, इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो अभी सब्सिडरी कंपनी के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे, क्या होता है सब्सिडरी कंपनी, क्या होता है होल्डिंग कंपनी, वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि ऐसी कंपनी जो किसी और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। तो मान लो अगर एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, हालांकि बहुत ज्यादा लीगल एस्पेक्ट में नहीं जाना, हमें अकाउंट्स पढ़नी है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। एक और कंपनी है वाई लिमिटेड, एक और कंपनी है वाई लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है। हालांकि सब्सिडरी कंपनी के बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन अगर वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है, तो इस वाई लिमिटेड को भी माना जाएगा कि वाई लिमिटेड भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वाई लिमिटेड के पास कितनी भी शेयर होल्डिंग हो। हम नहीं टेस्ट करेंगे कि वाई लिमिटेड के डायरेक्ट शेयर होल्डर्स है कि नहीं गवर्नमेंट। अगर एक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जो सब्सिडरी कंपनी है वाई लिमिटेड की, सॉरी वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है और एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस केस में वाई लिमिटेड को भी हम बोल देंगे कि वाई लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में लिखा हुआ है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। भाई जब मैं फॉरेन ही बोल रहा हूं, फॉरेन का मतलब क्या होता है, इंडिया से बाहर। तो ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी, चाहे वो किसी भी कंट्री में बनी हो, लेकिन इंडिया के बाहर बनी हो, इंडिया में नहीं बनी, इंडिया की कंपनी लॉ के अंडर नहीं बनी, विच, पूरा पढ़ना है, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ऐसी बाहर की कंपनी, ऐसी कंपनी जो बाहर बनी है, जो अपनी कुछ इंडिया में प्रेजेंस बना रही है, या तो उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो इंडिया में, और प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे भी हो, या तो खुद ऑपरेट करती हो इंडिया के अंदर कुछ काम करती हो, या फिर अपनी कोई एजेंट के थ्रू काम करती हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली काम करती हो, है ना, अमेजॉन हो गई जैसे कंपनी। तो इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर काम कर रही है कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में, अपनी कोई प्रेजेंस बना रही है इंडिया में, तो उसको हम बोल देते हैं फॉरेन कंपनी। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, एंड। जब भी हम लॉ पढ़ते हैं भाई ना, हमें एक एक शब्द पे गौर करना होता है, एंड साथ ही में क्या लिखा हुआ है, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैन, है ना। तो ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। पहली बात, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इस कीवर्ड को आपको गलती से नहीं भूलना, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन कंपनी अगर आप लिख रहे हो फॉरेन कंपनी के बारे में, तो ये वर्ड आपको जरूर लिखने हैं, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसका बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, चाहे वो खुद से है बाय इटसेल्फ, चाहे वो अपनी एजेंट के थ्रू है, या फिर ऑनलाइन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है। और साथ ही साथ कंडीशन एक और क्या है कि इट कंडक्ट्स एनी बिजनेस इन इंडिया, इट कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी, नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। तो ये टर्म तो आपने आई बिलीव सुना होगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है प्राइवेट कंपनी कैसी कंपनी है, विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालती है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। आगे बोलता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 200 होंगे प्राइवेट के कंपनी में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिखा है। 1% कंपनी के बारे में आगे पढ़ेंगे क्या होती है ना, 1% कंपनी भी आप अभी बताएंगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट आ गया कि प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं वो 200 हो सकते, ये मुद्दे की बात आ गई। अच्छा, नोट दिए रखे हैं मैंने, एक ये वाला नोट दे रखा है, एक ये वाला नोट दे रखा है। इसमें क्या लिखा है, पहले नोट में लिखा है वेयर 2 or more persons होल्ड 1 or more शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली,
अगर एक से ज्यादा लोग जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, जॉइंटली शेयर होल्ड करते हैं, एक ही शेयर को जॉइंटली ओन करते हैं, दे शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अगर किसी कंपनी का एक शेयर है लेकिन एक शेयर के जॉइंट ओनर्स है। अब आप पूछोगे क्या जॉइंट ओनर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक शेयर है, इसके दो शेयर होल्डर्स है, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स, आपको फील होगा कि भाई दो लोग तो दो हैं, एक मिस्टर एक्स है एक मिसेस एक्स, दो लोग हैं, तो यह नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे? आपको लगेगा सर यहां दो मेंबर्स होने चाहिए, आपको लगेगा दो मेंबर्स होने चाहिए क्योंकि दो लोग हैं भाई, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स। नहीं, यहां पे दो मेंबर्स नहीं, इसको हम एक मेंबर ही ट्रीट करेंगे। अगर किसी शेयर का दो मालिक है, ज्वाइंटली ओन कर रहे हैं, तो हम उसके इस केस में उसको एक मेंबर ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने बोला कितने होते हैं? 200, यानी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 200 हो सकते हैं मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट है। इसमें हमने बोला अगर जॉइंट ओनर्स हैं, किसी शेयर के जॉइंट ओनर्स हैं, तो उस केस में हम उसको सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट में लिखा है पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज who were members in the company while in employment and have continued to be members after the employment is ceased shall not shall not be included in the number of members। क्या बोलना चाह रहा है ये बोल रहा है अगर किसी कंपनी में कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं जो शेयर्स होल्ड करते हैं उस कंपनी के, उस कंपनी के शेयर्स भी होल्ड करते हैं, तो वो शेयर होल्डर तो हो गए, टेक्निकली वो शेयर होल्डर हो गए, वो कंपनी के मेंबर भी हो गए। लेकिन जब हम ये 200 की लिमिट जब काउंट करेंगे, इसमें काउंट करते वक्त हम अगर जो एम्प्लॉइज हैं वो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको नहीं गिनेंगे, ये बोल रहा है ये। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आज के टाइम पे तो एम्प्लॉय नहीं है लेकिन पहले कभी एम्प्लॉय हुआ करता था, पहले कभी एम्प्लॉय हुआ करता था और अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे उसने कोई शेयर्स लिए थे, तो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वो मेंबर था और अभी वो एम्प्लॉय तो नहीं है बट अभी वो शेयर होल्डर कंटिन्यू कर रहा है एज अ शेयर होल्डर, उस केस में ऐसा बंदा भी, ऐसा एक्स एम्प्लॉय भी मेंबर्स में, नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं होगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। ठीक है, तो एक बार इसको आप दोबारा से रीड करके देखना। और लास्ट कह रहा है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता है प्राइवेट कंपनीज पब्लिक से शेयर्स नहीं, मतलब पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इसका पॉइंट सिंपल ये हो गया। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते। प्राइवेट कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कंपनी। जब प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कस कर लिया तो अब पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मजे की बात देखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल रहा है, ये मीनिंग क्या बता रहा है आपको ये? वो कह रहा है इट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। भाई हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में इतनी सारी बातें आपको बता दी, अब जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो आपकी पब्लिक कंपनी होगी, बात खत्म, खत्म। नेक्स्ट है आपका अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। ये एक नई बला आ गई, फिर से सब्सिडरी कंपनी की बात आ गई। वो कह रहा है कि सपोज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये है पब्लिक कंपनी। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पब्लिक कंपनी के केस में सिर्फ लिमिटेड वर्ड आपको दिखेगा और प्राइवेट कंपनी के केस में आपको नाम के आगे दिखेगा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो किसी कंपनी के नाम के आगे आप देखना अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, और किसी कंपनी के नाम के आगे खाली लिमिटेड लिखा है तो आपको इसका मतलब वो एक लिमिटेड कंपनी है, और सॉरी वो एक पब्लिक कंपनी है। तो एनीवे मैं आपसे कह रहा था सपोज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक और कंपनी है वाई प्राइवेट लिमिटेड। तो देखना यहां वर्ड मैंने यूज किया प्राइवेट लिमिटेड। तो वैसे तो आप बोलोगे कि भाई एक्स लिमिटेड है तो ये एक पब्लिक कंपनी है और ये वाई प्राइवेट लिमिटेड है तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, ऐसे तो आप ये बोलोगे। लेकिन अगर मैं कहानी में एक और पॉइंट डाल दूं, मैं कहानी में एक ट्विस्ट डाल दूं, मैं बोलूं कि भाई जो ये वाई लिमिटेड है वो एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है, वो एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है। तो अगर वाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है तो फिर इसको हम प्राइवेट लिमिटेड नहीं, प्राइवेट कंपनी नहीं बोलेंगे, इस केस में हम इसको भी बोलेंगे पब्लिक कंपनी।
ये लिखा हुआ है इसमें। तो एक बार दोबारा पढ़ना, अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। इसको हम पब्लिक कंपनी की तरह ही मानेंगे। अच्छा, पब्लिक कंपनी में भी लिस्टेड और अनलिस्टेड, ठीक है। पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड अनलिस्टेड का मतलब हुआ क्या, स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में ध्यान रखना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकती। पब्लिक कंपनी लिस्ट भी हो सकती है, नॉट लिस्टेड भी हो सकती है, ठीक है। पब्लिक कंपनी के ऊपर है, तो पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। तो लिस्टेड कंपनीज तो बड़ी बड़ी आपने नाम सुने ही होंगे, जैसे रिलायंस हो गया या HDFC हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इंफोसिस हो गया, है ना। ITC सुना होगा आपने नाम, हिंदुस्तान यूनिलीवर सुना होगा, ICICI बैंक सुना होगा। रिसेंटली हवा हवा किसमें हुआ, ICIC, क्या लिख दिया मैंने, ICICI, है ना। रिसेंटली LIC भी आपने सुना होगा, LIC का IPO आ रहा है, आपने काफी इसका हवा सुना होगा। तो अब LIC पहले क्या थी, पब्लिक कंपनी तो थी, लेकिन वो अनलिस्टेड थी। लेकिन अब IPO आने के बाद LIC भी लिस्टेड कंपनी हो गई, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी कैन बी लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट खाली क्लैरिफिकेशन के लिए, आपको ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना। वो कह रहा है कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल फॉर अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ये सिलेबस खाली क्लैरिफिकेशन के लिए, इसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 जो हुआ करता था उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुआ करती थी मिनिमम और मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल से रिलेटेड। तो ऐसी कोई भी कंडीशन अब कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 अब बेकार हो चुका है, 2013 चलता है। तो 2013 के अंदर कोई भी ऐसी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल या ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पे आपकी खाली है, दिस इज ओनली फॉर योर क्लैरिफिकेशन, ज्यादा ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है 1% कंपनी। तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है, इसमें ज्यादा हवा है नहीं। 1% कंपनी क्या होती है, नाम में लिखा है 1%, एक आदमी, एक इंसान। तो ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक मेंबर है, सिर्फ एक शेयर होल्डर है, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं 1% कंपनी। तो ऐसी कंपनी जिसमें विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर, जिसमें एक ही है। अगर मैं कोई कंपनी बनाता हूं जिसमें मैं अकेला ओनर होता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कह रहा मैं अकेला ओनर हूं, मैं आई एम द ओनली शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं 1% कंपनी। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल कंपनी, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ कंपनीज को स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया है। स्मॉल का मतलब छोटी, यानी बहुत ही छोटी कंपनी। इसका आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना इसका, बहुत केयरफुली एक एक करके स्लोली डेफिनेशन पढ़ना, तब दिमाग में घुसेगा। वैसे देखो, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें ना आपके लॉ में भी आएगी, फिर भी मैं आपको तसल्ली से पढ़ा रहा हूं कि अगर आप लॉ अपने आप से पढ़ते हो तो वहां पे भी सारी चीजें आएंगी, तो आपको वहां पे लिंक हो पाएगा। बट लॉ में भी सारी सेम चीजें आपको, बल्कि इससे ज्यादा ही चीजें मिलेंगी जब लॉ में आप कंपनीज लॉ पढ़ोगे या कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ोगे। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपके साथ आराम आराम से डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कह रहा है, इट डिफाइंड स्मॉल कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। पहले तो इस बात पे ध्यान दे दो, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। अदर देन अ पब्लिक कंपनी का क्या मतलब हो गया कि एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो पहली हमारी चीज क्लियर हो गई, पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी। तो पब्लिक कंपनी को आप कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दे सकते। तो पहला तो यही मतलब हमारा इस पहली लाइन से क्लियर हो गया। आगे क्या कंडीशन डाल रहा है वो, आगे क्या कंडीशन डाल रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज, विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। तो एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में तो क्या लिखा हुआ है, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 50 लाख रुपए का जो लिमिट है,
ये बढ़ाया जा सकता है। ये 50 लाख रुपए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं हो गया, ये कल को बढ़ाया जा सकता है। कितने रुपए तक बढ़ाया जा सकता है? 10 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ रुपीस तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो 50 लाख रुपए तो आपके सेक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन इस लिमिट को 10 करोड़ रुपीस तक बढ़ाया जा सकता है। क्या ये लिमिट बढ़ाई जा चुकी है? आपका सवाल आया, क्या ये लिमिट बढ़ाई जा चुकी है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेंडमेंट आ चुकी है। इस 50 लाख रुपए की लिमिट को ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है। अब ये लिमिट जो हो गई है वो 2 करोड़ रुपए हो गई है। 2 करोड़ रुपए हो गई है। प्लीज केयरफुल रहना, अलर्ट रहना, क्लियर रहना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में लिमिट 50 लाख रुपीस है, वहां तो 50 लाख रुपीस लिखा है, लेकिन अब ये बढ़ाई जा चुकी है टू 2 करोड़ रुपीस। क्यों बढ़ाई जा चुकी है? क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में लिखा हुआ था कि इस लिमिट को 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, तो इस लिमिट को अभी के लिए 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा चुका है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं, आज के टाइम पे पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट कितनी है? 2 करोड़ रुपए। तो पहला हो गया कंडीशन कि जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस। अगर याद करना है तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप भी अपने मुंह से जोर जोर से बोलना, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एग्जिस्ट 50 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। कोई अगर और अमाउंट प्रिस्क्राइब हो गया, कोई ज्यादा अमाउंट प्रिस्क्राइब हो गया, तो वो हो गई लिमिट हमारी। बट ये जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है ये 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, और ये लिमिट जो है वो 50 लाख से अब बढ़ के 2 करोड़ रुपए हो चुकी है। और या फिर, और का मतलब या फिर, टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीस। दूसरी कंडीशन क्या डाल दी इन्होंने? भाई या तो पेड अप शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, हालांकि लिमिट बढ़ के 2 करोड़ हो चुकी है, या फिर टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग, लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग उसकी टर्नओवर, टर्नओवर का क्या मतलब होता है? सेल्स। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, जिसको हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आरएफओ बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो टर्नओवर का मतलब हो गया, लॉ में उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं बोलते, लॉ में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स ये वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, लॉ में आपको हर जगह टर्नओवर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मतलब इसका यही है, मतलब यही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर सेल्स जो है ये हम लोग अकाउंट्स के टर्म में बोलते हैं जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, जब लॉ पढ़ा जाता है तो लॉ में इसको टर्नओवर बोला जाता है। ठीक है, मतलब दोनों का सेम है। तो बोल रहा है कि जो टर्नओवर है एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर अगेन यहां पे भी सेम चीज है, या फिर कोई और हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब कर दी जाए, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कभी भी 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं होगी, 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा नहीं हो सकती। अब सवाल अगेन यहां पे उठा, क्या ये टर्नओवर की लिमिट बढ़ाई जा चुकी है? द आंसर इज अगेन यस, इसकी भी लिमिट बढ़ाई जा चुकी है, ये भी लिमिट अमेंड हो चुकी है। अब ये लिमिट हो गई है 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये आपकी 2 करोड़ रुपए से बढ़ के 20 करोड़ हो चुकी है। हाँ, ये 100 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि लॉ में रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है, सेक्शन में रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है 100 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो बट ये अभी आपकी वो हो चुकी है, बढ़ चुकी है लिमिट। ठीक है, तो अभी इसकी लिमिट हो गई आपकी क्या, जो एप्लीकेबल लिमिट है वो है 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो पहले आपको इतना मीनिंग अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है कि स्मॉल कंपनी के बारे में नोट लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल कंपनी, राइट द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो जैसे मैंने आपको यहाँ नोट्स में लिख के बताया हो। अच्छा, दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई टू, ऊपर वाला जो क्लॉज है वो किस पे अप्लाई नहीं करेगा? एक होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी पे अप्लाई नहीं करेगा, हालांकि इसका मीनिंग अभी हमने नहीं सीखा। एक कंपनी अगर कोई सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी मतलब होती है जो आपकी सोशल वर्क के लिए कोई कंपनी बनती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई कंपनी बनती है ना, एनजीओ टाइप कंपनी बनती है, तो ऐसी कंपनीज हम बोलते हैं सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी। तो सेक्शन 8 वाली कंपनीज में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे।
और ऐसी कोई कंपनी जो कोई स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है, ऐसी कंपनी में भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, बैंकिंग कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या पावर जनरेटिंग कंपनी। ठीक है, सारी जो कंपनीज होती है इसमें अपने कुछ स्पेशल एक्ट अप्लाई होते हैं। तो किस किस कंपनीज में ये ऊपर के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे? इन अदर वर्ड्स, कौन सी कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं ले सकती? एक तो ऊपर ही हमने बोल दिया, पब्लिक कंपनी तो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जो कोई किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है, ऐसी कंपनी नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, वो नहीं हो सकती। और कोई भी ऐसी कंपनी जो कोई स्पेशल एक्ट पे गवर्न होती है, वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, ये तो आप समझते हो। लिस्टेड कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 क्या बोलता है? लिस्टेड कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्ट हो रखी है, तो ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज। और ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको हम बोल देंगे अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है। और एक और बात जो हम ऊपर भी बोल चुके हैं, अनलिस्टेड कंपनी सॉरी लिस्टेड कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होती है। सिर्फ पब्लिक कंपनी ही लिस्ट हो सकती है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, एन अनलिस्टेड कंपनी कैन बी अ पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी। ये बोलने का मतलब क्या है कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी हमेशा अनलिस्टेड ही होती है। ठीक है, तो इसका बोलने का एक दूसरा तरीका है, बेसिकली दूसरी तरीके से बोल रहा है। वो कह रहा है जब कंपनी में बोल रहा हूं तो या तो लिस्टेड हो सकती है या तो अनलिस्टेड हो सकती है। लिस्टेड कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होगी, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। ये बोलने का मतलब है। ठीक है, तो एक ही बात को दूसरी तरीके से घुमा के बोल रहे हैं, बाकी मतलब सेम है। फंडा क्या याद रखना है, प्राइवेट कंपनी कैन नेवर बी लिस्टेड, पब्लिक कंपनी कैन बी और कैन नॉट बी लिस्टेड। तो इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका हो गया कि भाई कंपनी अगर लिस्टेड है तो वो हमेशा पब्लिक कंपनी होगी, अनलिस्टेड है तो वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। बस यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी, मैंने आपको बोला था अनलिमिटेड कंपनी ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दिस इज ओनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आपके लॉ में तो लिखा हुआ है, लेकिन टेक्निकली प्रैक्टिकली ऐसी कोई कंपनी होती नहीं। तो अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है विच डज नॉट हैव एनी डज यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ, डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इन अदर वर्ड्स, जिस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी होती है, तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, तो पहली बात कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में वो क्या बोलता है? इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of being wound up। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स कुछ गारंटी देते हैं कि भाई अगर कंपनी वाउंड अप होगी यानी जब बंद होगी तो हम मैक्सिमम इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो मोस्टली ज्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं। वो तो आपको पता ही है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, क्योंकि शेयर्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की मैं बात बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसमें शेयर होल्डर्स, या शेयर होल्डर्स मुझे वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए मेंबर्स। मेंबर्स गारंटी देते हैं कि जब कंपनी बंद होगी, बंद होने का मतलब वाउंड अप होगी, उस टाइम पे हम मैक्सिमम कितना पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और दूसरा हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो प्रैक्टिकली तो यही ज्यादा कंपनीज होती हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब आई बिलीव समझते होंगे आप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, है ना। तो कितनी कंपनी लिमिटेड बाय
शेयर्स के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड, कि जितने भी उन्होंने अपने शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है उतने तक ही उनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है। ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपका होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया हो, तो एक बार रीड करना होल्डिंग कंपनी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये 2013 होगा, या प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग एरर है, 2013। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। ले, ये तो क्या हो गया, ये तो बेकार हो गया। क्या बोला इसने? होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी दूसरी कंपनी कोई सब्सिडरी कंपनी है, ये बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स, होल्डिंग कंपनी के बारे में समझने के लिए हमें पहले सब्सिडरी कंपनी के बारे में समझना जरूरी है, तो हम पहले सब्सिडरी कंपनी पे आ जाते हैं। सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के बारे में लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट। वो क्या कहता है? अब इसको बहुत केयरफुली पढ़ना, इसको बहुत केयरफुली पढ़ना। Subsidiary company is a company in which the holding company, in which the holding company controls the composition of board of directors, controls the composition of board of directors, और या फिर exercises or controls more than half, more than half of the total share capital, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies, together with one or more of its subsidiary companies। बेसिकली बोल रहा है आपसे सिंपल भाषा में, ऊपर जब मैंने गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताया था तो मैंने क्या बोला था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स होती हैं। तो भाई जिसके पास भी 50% से ज्यादा शेयर्स हैं किसी कंपनी के, वो उसके पास वोटिंग का राइट हो जाएगा, एक एक्सरसाइज कंट्रोल हो जाएगा। तो सब्सिडरी कंपनी, जब मैं होल्डिंग कंपनी बोलता हूं और मैं जब सब्सिडरी कंपनी बोलता हूं, तो सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो होल्डिंग कंपनी है वो मेजॉरिटी कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, मेजॉरिटी कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। अब ये जो कंट्रोल है वो कैसे कैसे आता है? या तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, या तो होल्डिंग कंपनी के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग का मतलब क्या हो गया? 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, मोर देन हाफ लिखा हुआ है। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग करने से क्या हो जाएगा? होल्डिंग कंपनी के पास एक डिसीजन मेकिंग पावर आ गई, क्योंकि वो जो भी वोट डालेगी, होल्डिंग कंपनी जो भी वोट डालेगी वो चल जाएगी मेजॉरिटी रूल के चलते, है ना, क्योंकि उसके पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग्स है। तो इस वजह से क्या हो गया? एक कंट्रोल आ गया होल्डिंग कंपनी के पास। या फिर दूसरा तरीका होता है कंट्रोल का कि होल्डिंग कंपनी के पास पावर है टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, टू अपॉइंट डायरेक्टर, टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। तो बेसिकली सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका कंट्रोल किसी और एक पर्टिकुलर कंपनी के पास होता है, जिसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। और ये कंट्रोल कैसे कैसे होता है? या तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होती है या पावर होती है टू अपॉइंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। तो यहां पे उसने क्या बोला हुआ है? इसी चीज को बोला हुआ है कि भाई कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? यहां पे लिखा हुआ है, ये पढ़ना एक बार। कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस एक्सरसाइज ऑफ सम पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। या तो सारे डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को जब अपॉइंट या रिमूव करने की पावर हो जाती है एक कंपनी के पास, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है। तो पहला कंट्रोल कैसा हुआ? बाय कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उसकी मेजॉरिटी या फिर सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट या हटाने या रिमूव करने की जो पावर होती है वो होती है होल्डिंग कंपनी के पास। तो एक कंट्रोल आ गया थ्रू कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा कंट्रोल कैसा आया? इफ एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। 1/2 का क्या मतलब हुआ? मोर देन 50%, मोर देन 50%। तो मोर देन 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। आगे की लाइन अभी बताता हूं क्या मतलब है, लेकिन अगर मोर देन 50% के अगर शेयर कैपिटल है तो उस केस में भी जो कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है।
सब सिंपल मीनिंग क्या है, सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल है। वो कंट्रोल कैसे हो सकता है, थ्रू कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है, या फिर थ्रू मेजोरिटी शेयर होल्डिंग हो सकती है, मोर देन हाफ शेयर होल्डिंग हो सकती है, या मोर देन 50% शेयर होल्डिंग हो सकती है। अब आगे लिखा है ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे लिखा हुआ है, अ कंपनी शैल बी डीम टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ देयर इज अ इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू अनदर सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो मतलब देखो क्या है, सिंपल है। मान लो एक सब्सिडरी, एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, यानी ये सब्सिडरी कंपनी इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, और ये सब्सिडरी कंपनी भी होल्डिंग कंपनी है एक और दूसरी की, इसको मैं S1 बोल देता हूं चलो, और ये S2, S2 की होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, तो जो S1 है वो इसकी सब्सिडरी है, जो S2 है वो इसकी सब्सिडरी है। तो माना ये जाएगा कि ये जो S2 है वो इस कंपनी की भी सब्सिडरी है। ये बोलने का मतलब है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल, क्योंकि डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है S2 पे, ये H डायरेक्टली S2 पे कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज कर सकता, H S1 पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, और S1 इन टर्न S2 पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, इसलिए इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। तो इस केस पे भी हम मानेंगे ये कि जो S2 है वो इस H की सब्सिडरी है, ना कि S1 की। हम H की ही सब्सिडरी मानेंगे क्योंकि यहां पे इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लॉ है, ये ऐसा लग रहा है मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, बट आपका लॉ यही कहता है, क्योंकि सारी चीजें हैं आपके अकाउंट्स के मटेरियल पे, तो इसलिए मैं आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। बट लॉ में भी आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो मैंने अपनी बेस्ट ऑफ टू माई बेस्ट ऑफ एबिलिटी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको लॉ पढ़ा पाऊँ, क्योंकि लॉ पढ़ाना मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं लॉ को भी आपको थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करूँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज का टॉपिक खत्म। तो हमने क्या क्या टाइप्स ऑफ कंपनीज देखी, तो फटाफट से ये देखना, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, जो दोनों के बारे में डिस्कस किया, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ये हमने सारी चीजें समझी। तो आई होप ये सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए हमारे, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि कंपनी कैसे कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी। तो पहली बात लिखी हुई है, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। हर कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, आपको पता ही है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज भी होता है जिसमें वो अपना रजिस्टर्ड एड्रेस डालते हैं। तो ये सेक्शन बोलता है जो हर कंपनी है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी, और जो भी रेलिवेंट बुक्स हो गए, पेपर्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई कंपनी की, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, including that of its branch office or offices, if any, and explain the transaction affected both at the registered office and its branches of। तो इतनी बड़ी लाइन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, हर कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स, कागज वगैरह, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेगी, मेंटेन करेगी, वहां पे प्रिपेयर करेगी, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस। अगर किसी कंपनी के कुछ ब्रांचेस भी हैं, ब्रांच ऑफिस भी हैं, तो उस ब्रांच से रिलेटेड भी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करेंगी। ये ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए, ऐसे कागज होने चाहिए जो कंपनी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन कर पाए। ये मतलब हो गया सारी इस पूरी पैराग्राफ का। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगला पॉइंट हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, such books shall be maintained, shall be kept on accrual basis according to the double entry system of accounting। तो कंपनीज एक्ट में लिख दिया गया है
कि कंपनी जो अपनी बुक्स है वो एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करेगी और डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करेगी। यानी कंपनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं यूज कर सकती, कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो कर सकती। क्यों नहीं फॉलो कर सकती? बिकॉज ऑफ सेक्शन 128। तो आपसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में आ सकता है, क्या है ना, कंपनी मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट यूज ऑन कैश बेसिस या फिर ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिस। ये आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा नो, फॉल्स। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि एवरी कंपनी शैल मेंटेन इट्स बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस एंड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, कंपनी के पास ऑप्शन है, क्या जरूरी है कंपनी सारी चीजों को अपने हार्ड कॉपीज में मेंटेन करे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में? क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं उसको मेंटेन कर सकती, हार्ड डिस्क में या कहीं और पे या किसी हार्ड ड्राइव में? तो आंसर इज यस। कंपनीज एक्ट में लिखा है, सेक्शन 128 बोलता है कि कंपनी जो है अपने पेपर्स वगैरह है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन कर सकती है। ठीक है, तो यह कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ये आप पहले पढ़ चुके हो अपने 12th क्लास में भी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लॉ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, लेकिन हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। और इन केस ऑफ अ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, उस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप पढ़ते हो एनपीओ में, आपने पढ़ा हुआ है एनपीओ में क्या मेंटेन होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, ऐसी कंपनीज मैंने आपको बताया सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। तो ऐसी कंपनीज अगर प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही तो वो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करेगी। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर उनकी शेयर होल्डिंग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी जो स्टेटमेंट है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अफोरसेड डॉक्यूमेंट। तो ये बेसिकली आपको नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों भी चीजें होती है बेसिकली ये नोट्स टू अकाउंट्स में आती हैं। तो ये आपकी नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में बातें हो गई। तो यही बात हम पढ़ते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है, और हमने बोला अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही है कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी, ऐसी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनता है। और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या फिर कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट, ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है वो? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी may not include the cash flow statement, may not include the cash flow statement। यानी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी के लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, वो चाहे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना सकते। डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। डोरमेंट कंपनी का भी अपना वैसे एक सेक्शन है, तो वो आपके कोर्स में यहाँ पे नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करा, लेकिन डोरमेंट कंपनी बेसिकली आप बोल सकते हैं इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी जिसको डोरमेंट कंपनी का दर्जा मिल जाता है उसको हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। तो इन 3 कंपनी आपको याद रखना है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी के लिए ऑप्शनल होता है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना भी सकते हैं या नहीं भी बना सकते। तो यहां से भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपसे पूछ सकता हूं, इज इट मैंडेटरी फॉर अ स्मॉल कंपनी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट? द आंसर इज नो, फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है ट्रू फॉल्स में। तो आपको याद रखना है 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी मे नॉट, मतलब अपने ऑप्शन पे अपनी मर्जी से वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, उनके लिए कंपलसरी नहीं होता। अच्छा, सेक्शन 128 सॉरी सेक्शन 129 आपसे क्या कहता है? वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगा? इट शैल गिव
अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये की वर्ड है, आपको ये लर्न करना है। गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड कंप्लाई विद नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सेक्शन 129 ने बोल दिया है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी वो ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए अपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में, और इट शैल कंप्लाई विद द नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना जरूरी है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस फॉर्म में बनती है? तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट किसी स्पेसिफाइड एक्ट में, कोई प्रिस्क्राइब्ड एक्ट में दे दिया गया है, तो फिर वो उस फॉर्मेट को फॉलो करेगी। तो इसका एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इन कंपनीज की अपनी स्पेशल एक्ट है, इनके अपने खुद के एक्ट हैं, उस एक्ट में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट दे रखा है। तो ऐसी कंपनीज तो उस फॉर्मेट को फॉलो करेगी। इसके अलावा जो बची हुई कंपनीज करेगी फॉलो क्या? एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो फॉर्मेट दिया है उसको फॉलो करेगी, जो आप पढ़ चुके हो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। ठीक है, तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, फटाफट नजर मार लेंगे। तो फॉर्मेट आपका इस प्रकार से होता था, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने क्लास 12th में। तो सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी करंट ईयर की फिगर्स यहाँ आती है, और कोरेस्पॉन्डिंगली प्रीवियस ईयर की फिगर्स यहाँ पे आती हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आती हैं। इसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आ जाता है आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर आता है आपका शेयर एप्लीकेशन फंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद आपकी आती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, बिल्कुल सेम है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। यहाँ पे भी आपको अभी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज में आपका क्या क्या आ जाता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे होगी। नेक्स्ट आपके एसेट्स आते हैं सारे, उसमें सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स। अब यहाँ पे छोटा सा एक फर्क है, आपने 12th में जो पढ़ा था, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सबसे पहले लिखते थे, और उसके बाद नीचे आप इसमें लिखते थे टैंजेबल एसेट, इंटैंजेबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटैंजेबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें क्या है, ये टैंजेबल एसेट का वर्ड यूज नहीं होगा, ये टैंजेबल एसेट टर्म यूज नहीं होगा। इस टैंजेबल एसेट की जगह हम लोग बोल देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड बोला जाएगा, इट मींस टैंजेबल एसेट। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक सब हेडिंग दे दिया करते थे, लेकिन अब वो सब हेडिंग नहीं रही, वो अंदर आ गई, आपकी टैंजेबल एसेट की जगह उसको रिप्लेस करके बोल दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब ही हो जाएगा टैंजेबल एसेट। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसके बाद इंटैंजेबल एसेट हम बोलते थे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते थे, इंटैंजेबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बोलते थे, सारी चीजें आ गई। इसके बाद आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट, अगेन यहाँ आपको रेलिवेंट नहीं है, नॉट रेलिवेंट, नहीं पढ़ना आपको। फिर आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाते हैं, अदर नॉन करेंट एसेट्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल सेम है। करेंट एसेट्स में भी करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करेंट एसेट्स। तो फॉर्मेट आपका सेम है। इसमें सारा थोड़ा आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता रखा है हर चीज के बारे में। जैसे कि शेयर कैपिटल में वो बोलता है कि शेयर कैपिटल में आपको क्या क्या दिखाना जरूरी है, नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड। तो आपको शेयर कैपिटल का आपको याद है, हम नोट्स टू अकाउंट्स में पूरा एक प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सीखते हैं, तो क्या क्या उसमें हम दिखाते हैं कि ऑथराइज शेयर्स कितने हैं, कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड कितनी है, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड कितनी है, पार वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा और हमें और क्या दिखाना होता है जो आपने वैसे पहले नहीं पढ़ा होगा, कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, एंड ऑफ द ईयर में कितने आउटस्टैंडिंग है, और इसका रिकंसिलेशन करना चाहिए कि क्यों बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है, एंड में कितने हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस आए, इस सारी चीजों की हमको बेसिकली रिकंसिलेशन दिखानी होती है। अनपेड कॉल्स है या कॉल्स इन अरियर्स है, इसके बारे में आपको दिखाना है।
फोरफिटेड शेयर्स, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी करते हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाता है? कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सरप्लस, और इसके अलावा कोई भी और रिजर्व है तो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आ जाती है? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, ये सब ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अदर लोन्स एंड एडवांसेस क्या है? ये सारी आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आपकी बेसिकली इंप्लॉय से रिलेटेड जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड या फिर ग्रेचुटी, वो आ जाती है, या फिर कोई और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, डिपॉजिट्स या अदर लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये सारी आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ गई। अदर करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट, या फिर एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, यानी इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों भी चीजें यहाँ पे आती हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, है ना। यानी कि अगर कोई एप्लीकेशन मनी हमें रिफंड करना है तो वो आपका करंट लाइबिलिटीज या अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाता है, या फिर कोई अदर करंट लाइबिलिटीज वो भी आती है। यहां पे हम एक और पढ़ते थे, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, हम ये क्लास 12 में पढ़ते थे, तो वो भी ध्यान रखना सेम है, वो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। सॉरी, वो करंट, हाँ, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बेसिकली टेंजेबल एसेट्स के बारे में बात हो रही है। तो अब ये आपको याद रखना है, शेड्यूल 3 में अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलेंगे तो वो मतलब टेंजेबल एसेट्स हो जाता है। तो सारे टेंजेबल एसेट्स आ गए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट या कोई भी और टेंजेबल एसेट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, नोट, अ डिटेल्ड रिपोर्ट शोइंग एडिशंस, डिस्पोजल्स, एक्विजिशंस थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन and other adjustments and amount related to depreciation, impairment losses, revaluation वगैरह वगैरह should be provided for each class of asset। तो डिटेल नोट बनता है प्रैक्टिकली, जिसमें हर एसेट में क्या एडिशन हुआ, क्या खरीदा गया, क्या एक्विजिशन हुआ, कैसे भी हुआ, क्या हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कोई इंपेयरमेंट लॉस या कोई रीवैल्यूएशन किया हमने, तो ये सारी चीजों की डिटेल्स आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो नोट बनता है नोट्स टू अकाउंट्स में, उसमें वो आपको बनाना होता है। प्रैक्टिकली बनाने नहीं बोलेगा आपको कोई, लेकिन आपको पता है कि ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। फिर आपके इंटेंजिबल एसेट्स आ गए, तो इंटेंजिबल एसेट्स के दो एग्जांपल आप समझते हो, सारे एग्जांपल हो गए आपके, गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कॉपी राइट्स, कोई भी लाइसेंस या फ्रेंचाइजी, रेसिपीज, मॉडल्स वगैरह, कोई भी और इंटेंजिबल एसेट, ये सारे आपके आ जाती है। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज जैसे हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बोला, डिटेल रिपोर्ट होनी चाहिए, प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए कि क्या एडिशंस हुई, क्या सेल वगैरह हुआ, कोई जो भी एमोर्टाइजेशन हुआ, कुछ भी हुआ, इंपेयरमेंट लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन हुआ, कुछ भी हुआ, इस सारी चीजें की डिटेल्स हमको इंटेंजिबल एसेट्स में भी देनी होती है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई, इन्वेस्टमेंट्स आपकी प्रॉपर्टी में हो सकती है, कोई इक्विटी शेयर्स वगैरह में हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकती है, कोई गवर्नमेंट या ट्रस्ट की सिक्योरिटीज में हो सकती है, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई भी और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जो है किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर सकती है, तो एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कह सकते हो, बन सकती है। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आपके कैपिटल एडवांसेस आ गए, सिक्योरिटीज डिपॉजिट आ गया, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज आ गया, या कोई भी और लोन्स एंड एडवांस आ गया। अच्छा, जो लोन्स एंड एडवांसेस उसको हमको ऐसे करके कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन से सिक्योर्ड हैं, कौन से अनसिक्योर्ड हैं। अगर अनसिक्योर्ड है तो कंसिडर्ड गुड्स, मतलब जो हमें पता है कि मिल जाएंगे वापस, यहाँ पे डाउटफुल जो हमें लगता है नहीं मिलेंगे वापस, तो ये कैटेगराइजेशन भी आपको करके चलनी है। करंट इन्वेस्टमेंट में भी वही इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं आपकी, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, पार्टनरशिप फंड्स में, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स में। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट नॉन करंट का जो कैटेगराइजेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बिल्कुल सेम होता है ना।
तो जनरली हम 12 मंथ्स में मानते हैं कोई एसेट रिलाइज हो जाएगा या लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी 12 मंथ्स के अंदर अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर, तो हम उसको करंट बोलते हैं। अगर हम मानते कहते कि कोई एसेट है जो रिलाइज हो जाएगा या लाइबिलिटी जो सेटल होनी है विद इन 12 मंथ्स या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में, तो उसको हम लोग करंट बोल देते हैं, अन्यथा हम लोग नॉन करंट बोलते हैं। तो जो कैटेगराइजेशन हमने क्लासिफिकेशन करंट नॉन करंट की पढ़ी थी क्लास 12th में, वो सारी यहाँ पे भी चलेंगी। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आती हैं आपको ये भी पता है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फिनिश्ड गुड्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स इन ट्रांजिट, अदर्स, ये सारी चीजें आपकी इन्वेंट्रीज में आ जाती है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैलेंस विद बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट इन हैंड, अगर हाथ में हमारे चेक वगैरह पड़ा है तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कैश इन हैंड या फिर कोई भी और चीज वो आपको स्पेसिफाई करनी होती है। तो ये हमने पहले फॉर्मेट पढ़ा शेड्यूल 3 पार्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट हमने पढ़ा कि बैलेंस शीट का कैसे फॉर्मेट बनता है। सिमिलरली अब हम लोग पढ़ेंगे, फटाफट से देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट बनती है उसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो ये बनता है एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। तो याद रखना है बैलेंस शीट पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल वही है भाई, ज्यादा आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है, फिर अदर इनकम आ जाता है, जब जोड़ देते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है, फिर हम सारी एक्सपेंसेस लेते हैं। एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या लेना होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला आई बिलीव आपको याद होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता था फॉर्मूला। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, या फिर बची हुई सारे अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम बोलते थे कि जो अदर एक्सपेंसेस हैं इसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर टोटल एक्सपेंसेस आ जाता है। अब इन चक्करों में ज्यादा नहीं पढ़ना, एक्सेप्शनल आइटम क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इतना ज्यादा आपको यहाँ पे कोई भी नहीं पूछेगा। तो मोटा मोटा जो आप 12th में पढ़ते थे वही फॉर्मेट आपको रेलिवेंट है। इतना ज्यादा वैसे डिटेल में आपके किताब में दे रखा है, आपके स्टडी मटेरियल में डिटेल फॉर्मेट पूरा दे रखा है, लेकिन हर चीज आपको नहीं पढ़ना। आपको ये सब नहीं पता कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होता है, या फिर अर्निंग पर शेयर में बेसिक क्या होता है, डाइल्यूटेड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा पता लगनी, अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप आगे जाकर पढ़ोगे। बट फॉर्मेट आपका ऐसा दिखता है। तो ये आपका पूरा ये चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना। हालांकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बहुत इन डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना। जैसे टाइप्स ऑफ कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, तो आपसे वो ज्यादा यही पूछेगा कि 1% कंपनी क्या होती है बताओ, स्मॉल कंपनी क्या होती है बताओ, यही आपसे पूछा जाएगा। ज्यादा डिटेल में वो आपको कोई केस स्टडी बना के नहीं देगा, वो आप सब लॉ में पढ़ोगे, लॉ में सारी केस स्टडी वगैरह आती है, यहाँ नहीं आपसे पूछेगा। यहाँ आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। तो आप एक बार ये नोट्स को गो थ्रू कर लेना, नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो बस ये चैप्टर हमारा यही था। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आपने सारी चीजें मेरे साथ साथ पढ़ ली होंगी। अपने आप से थ्योरी है तो आपको खुद से भी इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल में आप क्वेश्चंस देख लेना किस प्रकार से इससे रिलेटेड, तो आपको आइडिया लग जाएगा। स्टडी मटेरियल में इस चैप्टर में कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जो क्वेश्चंस है ट्रू फॉल्स वगैरह के हैं, एमसीक्यूज के जो भी हैं, एक दो आपके थ्योरी के क्वेश्चंस है, वो एक बार आप नजर मार लेना कि आपको एग्जाम में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। आई होप आपने ये लेक्चर एंड तक देखा होगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगा ये लेक्चर तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरे साथ इस लेक्चर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।